Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. तान्या, दीपांशी, खुशबू कैसे हो? हम अच्छे, आप कैसे हो? बढ़िया। कुमकुम, मीनू, नेहा, निशा कैसी हो? अच्छा है मैम, आप बताओ। मैं भी अच्छी हूँ बेटा। प्रियांशी, रीना, सीमा, शिखा कैसी हैं? मैम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ बेटा। हम अच्छे हैं। आपको मैंने वीडियो भेजी थी, आपने सुन ली वो वीडियो? बोलो बेटे। कोई बच्चा तो बोल के बताए, अभी तो सब अनम्यूट हैं। बताओ यस बेटा मैम। कि आपने जो मैंने वीडियो भेजी थी आपने सुनी? यस मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपको कोई प्रॉब्लम है उस वीडियो में? नो मैम। नहीं आई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को आई है तो वो बोले या हाथ खड़ा करे। किसी को नहीं आई। चलिए मैं फिर से ये दोबारा से आपको समझा देती हूँ ये लेसन। अभी मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, फिर मैं आपको ये लेसन पढ़ा देती हूँ। अभी 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रही हूँ। पहले ये देखो बेटा कि मैंने यहीं से आपको पढ़ाना है ना। सेकंड, द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यहां से स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस मैम। यहां से आपको पढ़ाना था की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यस मैम। चलिए मैं अब भी आपको ये पढ़ा रही हूँ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कि फेडरलिज्म की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। की फीचर्स कहते हैं विशेषताओं को। तो ये कौन से हैं? फेडरलिज्म में बेटा एक तो 2 और मोर लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, और डिफरेंट टायर्स की गवर्नमेंट जो होती है सेम सिटीजन्स पे गवर्न करती है। ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है ईच टायर का अपना अपना होता है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसका मतलब है अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कौन से मैटर्स में अधिकार क्षेत्र? कानून बनाने में, टैक्सेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा की फीचर क्या है कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले से ही स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनके अधिकार क्षेत्रों के बारे में। एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है। इसका क्या मतलब है? विभिन्न लेवल्स पे जो सरकार के अधिकार क्षेत्र हैं संविधान में पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। इसका मीनिंग ये है। फोर्थ पॉइंट है आपका, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं ये चेंज नहीं हो सकता। कौन बोल रहा है बेटा ये? आप अपने आप को म्यूट कर ले। जो बाहर बाद में आते हैं वो अपने आप को म्यूट किया करें। फोर्थ पॉइंट क्या है जी? फोर्थ पॉइंट में है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं जो फंडामेंटल प्रोविजन है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार जो है, वन लेवल की जो गवर्नमेंट है, वो नहीं बदल सकती अपने आप। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, फंडामेंटल प्रोविजंस को वो नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कंसेंट लेनी होती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिफ्थ फीचर क्या है? कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। किसके पास है बेटा? गवर्नमेंट की पावर के बीच में इंटरप्ट करना या कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरप्ट करने की पावर किसके पास है? कोर्ट्स के पास है सिर्फ।
अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है निर्णायक की भूमिका निभाता है। द हाईएस्ट कोर्ट कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और ये जो है डिस्प्यूट को खत्म करने की भूमिका निभाता है। सिक्स्थ की फीचर क्या है फेडरलिज्म का? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं राजस्व का सोर्स क्या है? फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी वित्तीय स्वायत्तता। ये वित्तीय स्वायत्तता फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बोलते हैं। निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। ये छठा पॉइंट है। सेवंथ पॉइंट है आपका द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल सिस्टम के दोहरे ऑब्जेक्टिव हैं। क्या दोहरे ऑब्जेक्टिव हैं? एक तो टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एक तो यूनिटी और सेफ गार्ड मीन्स ये सुरक्षा देता है, और प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और देश की एकता को भी प्रमोट करते हैं। फेडरल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव दोहरे हैं। while at the same time accommodate regional diversity। जो हमारे पास हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है, यानी भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हैं, तो जो हमारी ये रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी एकोमोडेट करता है एट द सेम टाइम। तो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स। एक आइडियल फेडरल सिस्टम में दोनों तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो है म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी विश्वास, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और ऐसा एग्रीमेंट जो कि इकट्ठे रहने पर बाध्य करता है हमें। तो यानी कि 7th पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष में होते हैं, इसमें आपसी भरोसा और साथ में रहने की सहमति होती है। तो आगे है 2 काइंड्स ऑफ रूट्स। 2 तरह के रूट्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है कमिंग, हम इसमें फेडरेशंस पढ़ेंगे। 2 काइंड्स ऑफ द रूट्स में हम फेडरेशन। कौन बोल रहा है बेटा? मैंने कहा है अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए। तो 2 तरह की फेडरेशंस हैं। एक तरह की फेडरेशन है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरी तरह की फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स। पहला रूट जो है ये कमिंग टुगेदर फेडरेशंस वाला, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इन्वॉल्व करता है कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। ये कमिंग टुगेदर मींस पास आती हैं टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, एक बिगर यूनिट के लिए बनने के लिए, सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये देश है, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है ये। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मीन साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण। इसमें कौन से देश आ जाएंगे कमिंग टुगेदर में? यूएसए, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। होल्डिंग टुगेदर में हमारा इंडिया आ जाएगा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। द सेकंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दूसरा रूट क्या है बेटा? कि जहां पर बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में पावर शेयर कर देना, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में एंड द नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, टू डिवाइड इट्स पावर। तो अपनी पावर को शेयर कर देना, जैसे कि इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये इसके एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। तो ये आपकी 2 तरह की फेडरेशन मैंने आपको पढ़ा दी। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके बाद है आपका ये लेसन व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है?
तो हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका, आपने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनको फिर भी कितनी प्रॉब्लम आई अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। तो व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, रीजन्स। देखो इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, इसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं इतने सारे, कोई क्रिश्चियन धर्म है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है। तो इस तरह से कितने सारे धर्म है यहाँ, और रीजन्स भी कितने हैं। तो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग का क्या अरेंजमेंट है बेटा। इंडिपेंडेंस से पहले 1947 में हमारा कंट्री आजाद हुआ, उससे पहले जो था हमारी जो स्टेट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको प्रिंसली स्टेट्स से हटाकर प्योरली स्टेट्स में बदलना एक बहुत मुश्किल काम था। किसी की आवाज आ रही है, वो अपने आप को म्यूट करे। किसी के घर से पीछे से आवाज है, वो बंद करे आवाज को, सबको डिस्टरबेंस होती है बेटा। आप अपना सेपरेट बैठा करें जब आपका स्टडी टाइम हो। तो बेटा पार्टीशन के समय आपने देखा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, ये कितना ब्लडी पार्टीशन था और कितना पेनफुल था। 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे, आपको मालूम है। उसके बाद भी हमें कितनी कठिनाई आई कि पार्टीशन के बाद हमें प्रिंसली स्टेट्स को स्टेट्स में बदलना था, जो कि हमारे, देखो बेटा ब्रिटिशर्स तो छोड़ गए थे ये कह के प्रिंसली स्टेट्स को कि इन स्टेट्स की मर्जी है, हमने तो 2 पार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, इन स्टेट्स की मर्जी है कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिले और चाहे तो पाकिस्तान में मिले। तो ये बेटा इतनी प्रिंसली स्टेट्स को फिर दोबारा से मर्ज करके स्टेट्स में मर्ज कर देना, अपना बना लेना, ये कितना मुश्किल काम था। तो जो हमने ऊपर 7 फीचर्स पढ़े हैं, ये सारे हमारे फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। हमने चाहे अपने देश में कहीं भी वर्ड फेडरलिज्म यूज नहीं किया है, लेकिन जो हमारा इंडियन यूनियन है ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है। तो हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ये 2 टायर से, इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है तो 2 टायर से भी नहीं चल सकती थी ये गवर्नमेंट। तो हमने एक लोकल गवर्नमेंट भी इसकी फॉर्म करी। तो ये बेटा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से सब्जेक्ट्स दिए, कौन से डिपार्टमेंट दे दिए, और स्टेट गवर्नमेंट को कौन से दे दिए, ये सारे 3 लिस्ट में निर्धारित हैं। 3 लिस्ट कौन सी है हमारे पास, 3 लिस्टों में हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर दोबारा वीडियो में बता रही हूँ क्लास लेते हुए, कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर एक तो पहले ये सुनिए कितने सब्जेक्ट हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। यानी कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। तो यूनियन गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list। सिर्फ इस पे कौन अपना कर सकती है, ये the union government alone can make laws। यूनियन गवर्नमेंट जो है इन पे अपना लॉज बना सकती है। इस पे बेटा स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट के अंडर है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। ये तो यूनियन लिस्ट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये सारे सब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा मेन महकमे जो होते हैं वो अपने पास रखती है, जैसे डिफेंस का है, फॉरेन अफेयर्स का है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। तो ये इन पे जो भी कानून बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी आपकी, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आती है। आगे आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या आता है बेटा आपका, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जिन पे कानून बनाती है, वो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं। कैसे, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपके आते हैं स्टेट में। ये मैंने हाईलाइट कर दिए आपके सामने।
तो स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। उसके बाद आती है बेटा आपकी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। कैसे कॉमन इंटरेस्ट के कौन से सब्जेक्ट हैं? एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड और यूनियन गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड है, इसलिए ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। मैंने फिर आपको रिपीट कर दूं, यूनियन लिस्ट में आपके 97 सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट देखती है जिनको। स्टेट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट क्यों देखती है? क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। आगे आपकी स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और ये स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे एजुकेशन हो गई, मैरिज है, अडॉप्शन गोद लेना है, सक्सेशन उत्तराधिकारी, और फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन बनाने का, ये दोनों का इंटरेस्ट के हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आ गए। अब बेटा ये तो हमने बांट दिए, ये तब की बात है जब ये तीनों लिस्ट थी, जब हमारा संविधान बना था उसमें ये तीनों लिस्ट लिख दी गई। लेकिन जो संविधान बनने के बाद में ऐड हुई नई चीजें वो कहाँ गई? वो रेजुडरी सब्जेक्ट्स में आ गई, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में। आप कहोगे मैडम कौन सी चीज आई? अभी बताते हैं आपको। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, ये आया ना, ये देखो, ये लाइक सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर केम अप। तो ये जो आए ये रेजुडरी सब्जेक्ट्स में आ गए। किस में आ गए? ये बाकी बचे हुए रेजुडरी सब्जेक्ट्स में। ये समझ आ गई आपको? आप फिर से सुन लीजिए, कई बार वन वर्ड में, वन मार्क में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 66। और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 47 सब्जेक्ट हैं। और बाकी जो न्यू आए हैं, बाद में आए हैं, संविधान बनने के बाद आए हैं, वो रेजुडरी सब्जेक्ट्स में आ गए। अब बेटा आपने देखा होगा जो हमारी कुछ एक स्टेट्स हैं, जैसे हम होल्डिंग टुगेदर में आते हैं, तो ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। कईयों के पास पावर्स नहीं है और कईयों के पास स्पेशल पावर्स हैं। सम स्टेट्स एंजॉय ए स्पेशल स्टेटस। जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये मानते थे पहले कि जम्मू कश्मीर का अब भी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको अपने देश में ही मिलाया जा रहा है, कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया जा रहा। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में जाकर कोई लैंड नहीं खरीद सकता था, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोकल हितों का ध्यान रखते हुए वहीं के लोग वहां जमीन खरीद सकते थे। लेकिन अब जो ये मोदी गवर्नमेंट आई है, इसने जो इसका है कि जम्मू कश्मीर को फुल टेरिटोरियल स्टेट बनाना है, तो इसने बाकी सबको अलाउ कर दिया है कि वो वहां आके अपनी जमीन भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट बना सकते हैं, कोई मॉल वगैरह, और कोई कुछ कंपनियों को भी उसने न्योता दिया है कि कुछ कंपनियां भी वहां जाकर बना सकती हैं। तो ये देखिए पहले होता था, ये जो ये लाइन लिखी हुई है, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड, और ये दिस कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। पहले बाय नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाया है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट कितना हुआ है ये नहीं मालूम। हो जाएगा इम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर बीजेपी रहती है तो बीजेपी का ये एम्स में आता है, मोटोस में आता है कि जम्मू कश्मीर को फुल टेरिटोरियल स्टेट बनाना है, तो ये बनाएंगे। तो इसी तरह से बेटा कुछ एक हमारी स्टेट्स हैं, देखो, there are some units of Indian Union which enjoy a very little power. These are areas which are too small to become an independent. कहते हैं कुछ एरियाज हमारे पास, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि इतनी छोटी हैं कि हम उसे किसी के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते और पूरी टोटली स्टेट भी नहीं बना सकते। तो हम उसका क्या करें? उनको हमने यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया है। तो
तो ये एरियाज कौन से हैं, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी दिल्ली की है, तो ये सारे क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी। तो यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज के पास पावर्स नहीं होती स्टेट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरिया, इन एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर रहती है। तो ये मतलब कहने का मतलब हो गया कि स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाते हैं। तो शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कहते हैं इतना कोई आसान नहीं है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है यहाँ का। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज, कि पार्लियामेंट इसको नहीं चेंज कर सकती, ये पहले बिल पास करना पड़ता है पार्लियामेंट को, उसके बाद ही ये अगर 2/3 मेजोरिटी होगी तभी आप बिल इसका बिल पास होगा और ये कानून बनेगा। तो जुडिशरी हमारी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे तीनों लेवल पे। एक लोकल लेवल पे कोर्ट्स हैं, एक हाई कोर्ट्स हैं। जो हाई कोर्ट होते हैं ना बेटा, ये हर एक स्टेट में एक एक होता है हाई कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट है ये पूरे देश का एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड टू ईच अदर। तो ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अलग अलग टैक्स लगाती हैं ताकि वो अपने खर्चों का निपटारा कर सकें। तो मेरे हिसाब से तो अभी पूरा होने वाला है। तो हम ये देखो बेटा, ये पहले 1947 से पहले का मैप है। तो ये प्रोविंसेस में बंटा हुआ था तब इंडिया, सेंट्रल प्रोविंसेस है और ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, देखो ये प्रोविंसेस में बंटा हुआ है। उसके बाद है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि फेडरलिज्म जो है ये कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, यानी संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे चलाया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊंगी आपके। तो अभी के लिए मैं आपको अभी पहले अनम्यूट कर रही हूँ सबको। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी बेटा बोलो, किसी की कोई क्वेरी है? सबको समझ आ गया लेसन? बोलो बेटा। यस मैम, ठीक मैम आ है, गया। ठीक है बेटा। इसकी मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी धीरे धीरे जैसे जैसे पीरियड होता जाएगा। और फिर 5 वीडियोस के बाद आपका एक टेस्ट का सेशन होगा। तो आप टेस्ट देंगे, उसमें मैं 1 वर्ड के करीब आपसे पूछूंगी, और या फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं इसके वो भी समझा दूंगी। तो आप उनको याद कर लीजिए अपने फाइनल पेपर के लिए। हाँ जी बताइए, किसी की कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? यस मैम। तो अच्छी बात है बेटा, प्रॉब्लम नहीं है तो आपको, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे हो। एक में मोटिवेशनल स्पीच है मेरी, वो भी आपको बताऊंगी अभी बाद में, आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है। एक आप अपना 1 वर्ड का एक अलग से बना के रखेंगे, फोल्डर कह लो या पेजेस हैं आपके पास, 1 वर्ड लिख के रख लीजिए, क्योंकि जो बार बार वीडियोस आएंगी उनमें मैं 1 वर्ड भी शेयर करती हूँ। आप जब बैठते हो मेरे साथ क्लास में तो अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठा करो, जो मेन पॉइंट्स हो आप उसको लिखते चले जाओ। एक एक लेसन के जब मेन पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए होंगे तो आप उनको अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी। और किसी बच्चे को कुछ कहना है? नो मैम। नहीं कहना। 1 मिनट मैं इसको कर रही हूँ आपके अटेंडेंस लेने के लिए, क्योंकि मैं अटेंडेंस लिखूंगी। जिन बच्चों की 80% से कम अटेंडेंस होंगी और फिर उनके घर में उनसे पूछा जाएगा
कि भी आपका बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। ये 80% CBSE से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्कूलों का तो कुछ नहीं पता कि कब खुलने हैं। तो ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आते हैं, 80% ऑनलाइन क्लासेस में भी आपकी अटेंडेंस जरूरी हो गई है। तो ये मैं आज कर लूंगी अपने पास। ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय मैम। बाय बेटा, मिस यू वेरी मच, आई लव यू। बाय मैम। आई लव यू। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। You too, ma'am. ओके, Love you too, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू। Same to you, ma'am. ओके, थैंक यू। Same to you, ma'am. ओके बच्चे, बाय। Bye, ma'am. Super.